मुझसे जो दूर है ये उससे मिला देती है, याद क्या चीज है आती है रुला देती है, याद क्या चीज है आती है रुला देती है। मुझसे जो दूर है ये उससे मिला देती है, याद क्या चीज है आती है रुला देती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग मैथ पेडागोगी का एक लंबा सीरीज जो चला रहे हैं, जिसमें आज पार्ट 31 कर रहे हैं, 31 पार्ट। इससे पहले 30 पार्ट को अपलोड कर दिया गया, तो आप जाकर लर्नर आइज बाय वीआरपी पे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको और आगे बढ़ाते हैं और आकलन के प्रकार आज देखेंगे, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आखिर आकलन होता क्या है, व्हाट इज असेसमेंट। तो सिंपल सी बात है कि आकलन जो होती है वह जनरली एक बच्चे का किसी चीज के दौरान, यानी शैक्षिक जब आप अधिगम करा रहे होते हैं या विद्यालय या शिक्षा प्रदान करा रहे होते हैं, तो उसी दौरान जो आप उसके ज्ञान की जांच करते हैं या पता लगाते हैं, वही कहलाता है आकलन। यानी किसी भी सत्र के दौरान, किसी भी पाठ के दौरान या किसी यात्रा के दौरान या किसी भी चीज के दौरान में जो कार्य किए जाते हैं वह कहलाता है आपका आकलन। अब आकलन जो होते हैं शैक्षिक उद्देश्य से अगर हम देखें तो आकलन को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन। नाम से ही लग रहा है कि बच्चा कुछ नया रचना करेगा, उसी का आकलन करेंगे। यानी बच्चे ने उस दौरान, यानी किसी विषय की जब पाठ चल रहा है उसके दौरान उन्होंने क्या सीखा, कितना ज्ञान को प्राप्त किया, उसका पता लगाने के लिए हम रचनात्मक आकलन का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। दूसरा आता है योगात्मक या संकलनात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। नाम से लग रहा है योग, देखिए योग प्लस आत्मक, यानी यह योग होता है, एक सम होता है। यानी आप जब बच्चे का आकलन करना चाहते हैं किसी दौरान, शिक्षा के दौरान या विद्यालय अवधि के दौरान, तो आप क्या करते हैं कि एक विशेष अवधि पर आप उसका एग्जाम के द्वारा या अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, विभिन्न परीक्षा के माध्यम से आप उसका क्या करते हैं कि उसमें ग्रेड के माध्यम से या अंक के माध्यम से एक लिस्ट तैयार करते जाते हैं, जिसे हम योगात्मक आकलन कहते हैं। निदानात्मक आकलन क्या है? निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है, निदान यानी बच्चे ने आकलन के दौरान या बच्चे ने शिक्षा प्राप्ति के दौरान या विद्यालय के दौरान उन्होंने कितना ज्ञान को प्राप्त किया या नहीं, वो तो आपको रचनात्मक आकलन करेगा। ग्रेड दिया जाएगा तो योगात्मक होगा। लेकिन कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं, तो असफल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आखिर बच्चे को क्यों कठिनाई आ रही है, क्या समस्या है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग निदानात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं, और वह है, तो ध्यान दीजिएगा, आकलन के प्रकार में आप देख रहे हैं 3 प्रकार। उसमें सबसे पहला आपका निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन, जिसे इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो यह जो होता है, यह होता क्या है आखिर? तो शॉर्ट में आपने सुना, अब डिटेल सुनिएगा। कहता कि रचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ या सीखने की जरूरत और पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, और रचनात्मक आकलन विद्यार्थी को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उसे कहां सुधार की आवश्यकता है। और रचनात्मक आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है, यानी दोनों के सहयोग से ही यह संपन्न होती है कार्य। रचनात्मक आकलन शिक्षकों को उन अवधारणाओं की पहचान करने में सहायता करता है जिन्हें में छात्रों को समझने में कठिनाई होती है। और आगे ध्यान दीजिएगा,
रचनात्मक आकलन विद्यार्थी को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और रचनात्मक आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। और इतना तो पता है कि रचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में ही किया जाता है, या सत्र के बीच बीच में ही किया जाता है, या किसी भी कार्य के दौरान ही की जाती है। अब हम लोग आखिर इसको क्यों करते, क्या उद्देश्य है इसका? रचनात्मक आकलन करने से हमें क्या फायदे होते हैं, इसका क्या है उद्देश्य? तो इसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने में जो क्या रह जाती है, तो कह सकते हैं कि जो सुधार सीखने में हो, कह सकते हैं कि जो कमी रहती है उसको सुधार करके सीखने की क्षमता में हम लोग वृद्धि करा सकते हैं। अब आगे समझिएगा, आखिर रचनात्मक आकलन करने का उपकरण या उदाहरण क्या है। आप कैसे किसी भी बच्चे का रचनात्मक आकलन कीजिए, कोई तो उपाय होगा उसका। तो उसका उपाय है कि रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन आप बच्चे को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर के द्वारा। आप उसे मौखिक सवाल पूछिए, या वर्कशीट देकर, या अवलोकन डायरी देकर, या चेक लिस्ट के द्वारा, वाद विवाद कक्षा में, उप समूह एवं व्यक्तिगत कार्य के द्वारा। इतना विधि से आप रचनात्मक आकलन बच्चे का कर सकते हैं। दूसरा है योगात्मक या संकलनात्मक आकलन। तो ये क्या होती है? योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी की ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी सभी तरह के प्रदर्शन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। योगात्मक आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्राप्त होते हैं जो उनके प्रदर्शन के स्तर को इंगित करते हैं। योगात्मक आकलन द्वारा यह जाना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल हुए या नहीं हुए। इसका उद्देश्य क्या, आखिर क्यों करते हैं योगात्मक आकलन? तो यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक एवं छात्र की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। गौर कीजिएगा, योगात्मक आकलन के भी तो उपकरण हो गए। आप कैसे बच्चे का योगात्मक आकलन का पता लगाइएगा? तो उसके पता लगाने के लिए हम निम्नलिखित उपकरण प्रयोग में लाते हैं। या तो अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं, या सेमेस्टर एग्जाम से लेते हैं, या साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज, या निबंध, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, या प्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन विधि का उपयोग करते हैं। तो यह आप ध्यान में रखेंगे। अब एक और बात समझिएगा, रचनात्मक आकलन जो होते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रचनात्मक आकलन क्या है, तो अधिगम के लिए आकलन है। रचनात्मक आकलन जो होता है अधिगम के लिए आकलन होता है। के लिए का मतलब क्या होता है? उसी के दौरान होता है। और योगात्मक आकलन जो होता है अधिगम का आकलन होता है। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। रचनात्मक यानी रचना करेगा तो अधिगम के लिए आकलन होगा, और योगात्मक जो होते हैं अधिगम का। क्यों ऐसा होता है? चूंकि रचनात्मक आकलन में हम शिक्षा के या पाठ के दौरान ही हम क्या करते रहते हैं, आकलन करते रहते कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। लेकिन योगात्मक आकलन जो होते हैं जब आप एग्जाम ले लेते हैं और उसके बाद एक वर्कशीट बना लेते हैं, एक मार्कशीट बना लेते हैं, उस पर किया जाता है, तो ये होता है अधिगम का आकलन। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो है रचनात्मक आकलन के लिए आकलन है, और योगात्मक जो होते हैं वह का आकलन होता है। का मतलब अंत में किया जाता है। जब जैसे आप यहां से अभी पढ़ रहे हैं तो अभी जो कुछ भी मैं आपसे पूछूंगा वह सब हो जाएगा क्या, अधिगम के लिए आकलन। लेकिन जब क्लास खत्म हो जाएगी और जब मैं आपसे अंतिम पूरी दिन का एक ब्यौरा तैयार करूंगा कि आपने कितना सीखा क्या नहीं सीखा, तो वह कहलाएगा योगात्मक, जिसे ग्रेड या मार्क्स के रूप में प्रदान किए जाते हैं, और यह अधिगम का आकलन है। अगला आता है निदानात्मक। नाम से लग रहा है निदान, यानी आप में कमी जो है उसको पता लगाएगा। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढता है। छात्र में किसी प्रकार की अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान भी किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों हम लोग निदानात्मक आकलन करते हैं?
तो असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना ताकि हम उन्हें उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सके। चूंकि दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई उपाय होता है और वह उपाय निदान खोजने के बाद ही हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये उद्देश्य था इसका, और इसी के साथ आज का यह जो था पार्ट 31 वो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मैथ पेडागोगी के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और नहीं तो आप जाकर वीडियो को फिर से देखें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को केवल सब्सक्राइब ही न करें बल्कि बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको सूचना मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।